हे गाइस, मैं हूं इरशाद अली। वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। आज जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 की तैयारी में सामान्य अध्ययन में संविधान का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम संविधान के भाग 4 और भाग 4 का के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मतलब भाग 4 बात करता है आपके राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में, और भाग 4 का बताता है आपके मौलिक कर्तव्यों को, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को। इन्हीं पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस होंगे। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को कीजिए लाइक और आज का पहला सवाल देखिए। इससे पहले सेट्स हैं 7, उनको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। आज का एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपकी थ्योरी का रिवीजन भी हो सके। यहां पर पहला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? यानी किसकी रिकमेंडेशन पर, कौन सी ऐसी कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशन पर भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया? सबसे पहली बात, जब हमारे देश का संविधान बना था तो क्या फंडामेंटल ड्यूटीज जो मौलिक कर्तव्य हैं हमारे देश के संविधान में शामिल थे? नहीं, ये हमारे देश के संविधान में जब ये बना था उस वक्त शामिल नहीं थे। इन मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था साल 1976 में एक संशोधन के थ्रू। इस संशोधन का नाम है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान के नाम से जानते हैं। इन फंडामेंटल ड्यूटीज को, मौलिक कर्तव्यों को ऐड करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया, और इसकी रिकमेंडेशन पर, स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पर, इसकी संस्तुति के आधार पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में ही हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो आज है मौजूदा, उसमें से 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान में ऐड किया गया। इस समिति के द्वारा ही ये बताया गया था, जिस तरह से मौलिक अधिकारों का प्रावधान संविधान में किया गया है उसी तरह से मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए। और इनकी संस्तुति पर ये संविधान में संशोधन जो हुआ था 42वां, इसी में हमारे जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया, जिसमें एक नया भाग संविधान में जोड़ा गया, भाग 4 का 4A भाग, और जिसमें अनुच्छेद क्या है 51 का। ये पूरा एक आर्टिकल है और ये अलग भाग है सेपरेट। भाग 4 में वर्णित है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, और भाग 4A में क्या है, क्या लिखी हुई है, फंडामेंटल ड्यूटीज। याद रखेंगे। अब आप कहेंगे हमने तो फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य 11 पढ़े, आप यहाँ 10 कैसे बता रहे हैं? बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। बिल्कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वर्तमान में, लेकिन जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है वो बाद में ऐड की गई थी, और बाद में, ठीक है, इसमें नहीं थी वो 10, इसमें शुरुआत में 10 थी। 11वीं जो ऐड की गई थी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी गई है कई बार, और मैंने आपको बताया भी उसे। ये क्या है? 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 आया, जिसके तहत भारत के संविधान में एक नई फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई। यह आर्टिकल 51 का है। इसमें 11वीं यानी टा जो ड्यूटी ऐड की गई वो थी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके माता पिता के द्वारा शिक्षा का अवसर प्रदान करना। ये क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है, ये मौलिक कर्तव्य है। तो ये था बेसिक फंडामेंटल्स इन क्वेश्चन का। अब इसका आंसर देखो, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? कौन सी समिति थी? यहाँ ये रही स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन में ये रही स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट वन, सवाल नंबर अगला बेहद इंपॉर्टेंट। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करें। अच्छा, ये कर्तव्यों का क्या मतलब है और अधिकार का क्या मतलब है? जो मौलिक अधिकार है और मौलिक कर्तव्य में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली जब हमारे माता पिता हैं, हम अपने माता पिताओं को क्या करते हैं? उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। ये क्या है? हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है। रेस्पेक्ट देते हैं हम अपने पेरेंट्स को, अपने बड़े को, अपने टीचर्स को। अपने स्कूल को हम साफ सुथरा रखते हैं। ये क्या है? हमारा कर्तव्य है, ये ड्यूटी है हमारी। तो कुछ ऐसे ही कर्तव्य हमारे अपने देश के प्रति हैं। हमारे प्रत्येक, भारत के प्रत्येक नागरिक के, मेरे, आपके, हम सबके लिए कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ कर्तव्य हैं अपने देश के प्रति। सबसे पहला कर्तव्य हमारे देश के प्रति होता है कि जो हमारा संविधान है, ये पहली फंडामेंटल ड्यूटी है इस अनुच्छेद 51 का में, कि जो हमारा संविधान है उसका हमें पालन करना चाहिए। हमें अपने संविधान का पालन करने का मतलब होता है उनके आदर्शों को, उनकी संस्थाओं को एज इट इज फॉलो करना, और जैसे जो हमारे देश की अखंडता है, एकता है, उसको बनाए रखना, अपने देश की सुरक्षा करना, ये सब हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में शामिल किए जाते हैं। तो ऐसे मिलाकर कुल मिलाकर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जिनको हम एक एक क्वेश्चंस में देखेंगे।
11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आपको याद नहीं रखनी है, जितना भी पहले क्वेश्चन में डेटा डिस्कस किया गया है वो सफिशियंट है यहाँ से क्वेश्चन आने के लिए। लेकिन अब ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे और सुधार करें। ये क्या है, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी, ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य है, एक कर्तव्य है एवरी सिटीजन का भारत के। कौन से अनुच्छेद में है ये पूछा है, आर्टिकल नंबर्स दे रखे हैं और आर्टिकल नंबर अभी बताया है आपको 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल नंबर 51A या 51 का हमें शामिल है। तो इसका आंसर आप सी कर पाएंगे बहुत आसानी से, इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, कोई भी 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज अगर यहाँ कर्तव्य लिख दे किसी भी क्वेश्चन में तो समझ जाइएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात कर रहा है। वो कभी आपसे सीक्वेंस नहीं पूछेगा कि 51 के काम में कौन से नंबर की ड्यूटी कौन से नंबर पे है, पहली बात। नेक्स्ट चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में से यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जो 11 है, इनमें से कौन सा एक कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। आपको 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज पता होनी चाहिए और ये बहुत सिंपल है। पहली ड्यूटी है संविधान का पालन करना चाहिए, दूसरी ड्यूटी है स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उनमें जो आदर्श हैं हमारे उनको अपने हृदय में रखना चाहिए, तीसरी है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद में है भ्रातृत्व यानी फ्रेटर्निटी, एक भाईचारे की भावना को मेंटेन करना चाहिए। ऐसी प्रथाओं का हमें त्याग करना चाहिए जो स्त्रियों के रेस्पेक्ट के खिलाफ हों। अगला है पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनका संवर्धन करना चाहिए, ये इसमें शामिल है। आपसे पूछा शामिल नहीं है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को संजोए रखना चाहिए, ये भी है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना चाहिए, इसको अगर हम देखें, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन सुधार की भावना का विकास हमें करना चाहिए, ये भी शामिल है। लेकिन अगर आप देखें अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना चाहिए, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं आता है, ऑप्शन सी। अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए आर्टिकल 17 को पहले ही बता दिया गया है, इसके थ्रू पहले ही अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता को खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट वन, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। इसको अभी हमने पढ़ा था, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में शामिल है। आर्टिकल 51 के का में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जिसमें तीसरे नंबर पर यह आती है का खा गा या कह सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं ये थर्ड नंबर की ड्यूटी है। तो इसमें कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा इसका। तो वो सीक्वेंस मैंने बताया था आपको, सीक्वेंस याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनमें से कुछ ड्यूटीज़ आपको पता होनी चाहिए, जैसे पर्यावरण वाली ड्यूटी कि पर्यावरण का संरक्षण, और जो 11वीं ड्यूटी थी लास्ट में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक या किस एक संरक्षण, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। इनमें से कौन सी एक है जो फंडामेंटल ड्यूटीज है। निम्नलिखित में से किसी एक का संरक्षण, इनमें से कौन से की सुरक्षा करना एक फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी। नगर पंचायत के बारे में तो नहीं जिक्र किया है 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज में। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने के लिए जरूर कहा है, किसमें, पहली फंडामेंटल ड्यूटी में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करने के लिए बोला गया है, आदर करने के लिए बोला गया, लेकिन ये संरक्षण की बात कर रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में कोई जिक्र नहीं है इसमें, लेकिन वन्य जीव प्राणी, इसको अगर आप देखोगे तो जो हमने बात की थी प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और उनके प्रति दया का भाव रखें। तो ये इसके डी ऑप्शन को मिलेगा इसका आंसर। एक एक पॉइंट को ऐसे पढ़ा जाता है। भारतीय संविधान में, नेक्स्ट सवाल देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, आपको ये बताना है। अभी अगर ऐसे पूछ रहा है तो इसमें ऑप्शन में ये 11 आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11। अगर पूछता शुरुआत की तो आप बताते 10, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर नेक्स्ट है, संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को कब शामिल किया गया था। ईयर्स दे दिया है सिंपली, आपको पता है ये कब ऐड किया गया था। 42 संविधान संशोधन 1976 में, यानी पहले ही ऑप्शन पे आपको ये डिटेल मिल गई है
इसका आंसर हो जाएगा ये। तो पहला ही क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था उसमें ढेर सारे प्रश्न हमने डिस्कस कर लिए थे, जिससे आप आसानी से कर पा रहे हो अभी। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज या मूल कर्तव्य नहीं है? आपको जो नहीं है वो सेलेक्ट करना है, यानी 3 जो ऑप्शन दिए हुए हैं 3 में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, बिल्कुल बताई थी हमने ये आपको, यानी जो वैज्ञानिक सोच है वो डेवलप करना। सार्वजनिक संपत्ति जो होती पब्लिक प्लेसेस, उनकी सुरक्षा करना भी हमारा मौलिक कर्तव्य होता है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना, उनके आदर्शों का सम्मान करना, ये भी है। अगर हम देखें लोक चुनाव में मतदान करना, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं आता है, और जो नहीं आता है वही आपको आंसर बताना है। नेक्स्ट एक सवाल को पूछने का कई तरीके हो सकते हैं, वेरियस मेथड से पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 या विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो इसमें आपको सिंपली यही बताना है, क्या इसमें कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया था? जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था तो उसमें मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी शामिल की गई, लेकिन किस आर्टिकल में? पूरा आर्टिकल एक ही है, ये आर्टिकल 51A, इसी के अंदर है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। सवाल नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है? ये सवाल हमने 3 से 4 क्वेश्चन देखे हैं अभी इस तरह के, तो इससे फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी क्या होंगी, एक तरीके से कंठस्थ हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, ये तो है फंडामेंटल ड्यूटी। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाला परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ये भी शामिल है। ग्राम पंचायतों का गठन करना इसमें शामिल नहीं है। जो सरकारी संपत्तियां होती हैं, पब्लिक प्लेसेस होते हैं, उनको सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रखना, ये भी क्या है, मौलिक कर्तव्य है। जो नहीं है वो ये है, यानी ये क्या है, ग्राम पंचायत के गठन में सहायता करना। ग्राम पंचायत के गठन के लिए आर्टिकल 40 बताया गया है। नेक्स्ट वन, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, उसे अक्षुण्ण रखना, ये किस उपबंध में बताया गया है? तो ये एक मौलिक कर्तव्य है। ये ना तो संविधान की उद्देशिका में है, ना ही राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में है, ना ही ये मूल अधिकार है, ये मूल कर्तव्य है, यानी फंडामेंटल ड्यूटी है ये हम सबकी। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? भाग 1 बताता है, इसको जान लीजिए। भाग 1 में भारत एवं उसके अधीन राज्य, भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को बताया गया है। अगला है भाग 5, इसमें संघ द यूनियन को बताया गया है। सवाल अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों के हिस्से हैं। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज आपने फंडामेंटल राइट्स के अंदर पढ़ा है? क्या ये अलग हैं? ये अलग हैं, तो ये एक हिस्सा नहीं है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों के हिस्से नहीं है, तो गलत वाला ही चुनना है आपको, ऑप्शन सही है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, बिल्कुल ये यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, इस बात की अगली वाली बात सही कर दी है इसने, इसका भाग नहीं है। ये तो सही है, लेकिन हमें गलत वाला बताना है। गलत वाला पहले मिल चुका है। भारत के संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य बताए हुए हैं, बिल्कुल बताए हुए हैं। अनुच्छेद 51A में प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, बिल्कुल किया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, ये बात गलत है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A यानी मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? हमें राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना चाहिए, ये तो है। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे की भावना विकसित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना चाहिए। हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना चाहिए। हम जो करेंगे, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो याद रखिएगा हमारे देश को समर्पित हैं। जो चीजें हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं उनके लिए कर्तव्य बताए गए। जैसे राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, देश का प्रतीक है, तो ये क्या है, इसका आदर हमें करना चाहिए। तो भारत के सभी लोग, जितने भी लोग भारत में भाईचारे यानी बंधुत्व फ्रेटर्निटी को मेंटेन करना चाहिए। और हमारी जो संस्कृति है ये सभी के लिए है, सारी चीज़ें देश की हैं, सारी धरोहर, इसकी रक्षा करनी चाहिए। ये तो तीनों हैं। अगर इसमें जनरल एक बात हमने आपको बताई थी कि हमारा कर्तव्य जरूर होता है अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, शुरुआत में ही बताई थी इस वीडियो के हमने, लेकिन ये संविधान में कहीं मेंशन नहीं किया गया है, तो ये इसमें शामिल नहीं है 51A आर्टिकल में, इसको याद रखेंगे। वैसे हमें अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना चाहिए, ये हमारा ड्यूटी है, हमारी अपनी खुद की ड्यूटी है, ये कर्तव्य है, लेकिन संविधान ने इसको नहीं बताया है।
सवाल नंबर अगला देखिए, 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। सवाल अच्छा है, थोड़ा सा लैंग्वेज अलग की गई है बस, और कुछ भी नहीं है। ये आप कर ही रहे हैं, मौलिक कर्तव्यों की ही बात कर रहा है ये। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज को यहाँ आचार आदेश बताए गए हैं, यानी आचार शिष्टाचार के ही ये फॉलो करने हैं हमें। सवाल नंबर अगला रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है जो मैच्ड नहीं है, वो बताना है। भाग 2 में सिटीजनशिप बताई हुई है, ये मैच है। भाग 3 में मूल अधिकार बताए हुए हैं, ये मैच है। भाग 4 में मूल कर्तव्य नहीं होते हैं, ये भाग 4A में होते हैं। ठीक है, भाग 4 में क्या होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 1 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं होते हैं, जबकि क्या होते हैं, यूनियन एंड इट्स स्टेट ये होता है। ये आप मैच कर सकते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। फिर से नहीं बताना है। राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्र की संपत्ति बचाव करना चाहिए, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को, स्मारक को। नेक्स्ट अगर देखिए, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना चाहिए, ये भी मेंशन है। अगर इसके रखे राष्ट्रीय महत्व के स्थान और स्मारकों की रक्षा करना चाहिए। एक्चुअली इस नाम से तो शामिल नहीं है ये किस नाम से शामिल है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें, एग्जैक्टली वो मेंशन होना चाहिए। तो यहाँ राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को इस नाम से तो कोई मेंशन नहीं है। FT फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट सवाल नंबर अगला, ऐसे सवाल हम कितने सारे कर चुके हैं, इससे आपको ये समझ में आ गया कि कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, कौन कौन से बार बार हमने रिवाइज करा दिया है आपका क्वेश्चन के थ्रू, ऑप्शंस के थ्रू। तो न्यायपालिका से कार्यपालिका को पृथक करना कोई मतलब नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज से। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। तो यहाँ पर आप देखें, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा इसमें नहीं है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना इसमें नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज में। आप कहेंगे बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, मुफ्त शिक्षा तो है। जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके माता पिता का कर्तव्य बताया कि उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। कंप्लीट नहीं है यहाँ पर ये सेंटेंस। ठीक है, तो हमारी मिलीजुली संस्कृति है, उसको समृद्ध विरासत को संरक्षित रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भाग 4 पर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे हम पहुंच गए हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं हमारे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, DPSPs की जो प्रेरणा है, कॉन्सेप्ट हमने अपने देश के संविधान में किस देश के संविधान से लिया। याद रखेंगे, इसे हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट, आयरलैंड के संविधान से इसको हमने लिया है। और ये भाग 4 में है, भाग भी याद रखना है। DPSPs किस में है, भाग 4 में शामिल है ये, जिसमें आर्टिकल कहां से कहां तक आते हैं, आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक है। आर्टिकल 36 से लेकर जब आर्टिकल 51 तक भाग 4 में आ गए, तो भाग 5 में हमने क्या पढ़ा था, भाग 5 नहीं, भाग 4 का ए, भाग 4 के ए में हमने कौन सा आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल 51। तो यही खत्म हो गया, तो 51 को एक नया नाम दिया, 51 का को आर्टिकल 51 का। तो इसमें क्या है, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इसमें क्या है, DPSPs हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, जरा याद रखें इस चीज को, क्योंकि पीछे जिक्र कर चुके हैं, इनको बार बार लिखना सही नहीं होगा अभी यहाँ। ठीक है, तो ये आयरलैंड से ले गया। नेक्स्ट वन देखें, नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में जो हमारा राज्य है, स्टेट है, राज्य के कर्तव्य बताए गए, इसमें राज्य की ड्यूटीज बताई गई हैं। जो भाग 4 का हम अभी पढ़ रहे थे, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज थी, वो भारत के नागरिकों की फंडामेंटल ड्यूटीज थी हमारे देश के प्रति। लेकिन यहाँ पर इसमें DPSPs में जो राज्य होता है, राज्य की अपने नागरिकों के प्रति क्या कर्तव्य हैं, वो हैं अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये तो भाई फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ है, ये फंडामेंटल राइट्स में है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या संरक्षण, ये भी फंडामेंटल राइट्स में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार में है। पुरुष और स्त्रियों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, ये एक क्या है, DPSP है, ये राज्य का कर्तव्य है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। तो देखिए, इसमें ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आर्टिकल 40 बताया हुआ है। आर्टिकल 40 किस में आएगा, हमें बताया था आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक शामिल किए गए, किसमें, DPSP में। तो ये किसमें है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान में शामिल किए जाने का जो उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, हमारे संविधान में
जो प्रस्तावना था उसमें बताया था भारत के नागरिकों को समानता मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता और उनके न्याय सुनिश्चित कराने का संकल्प दिया हुआ है और इन्हीं आदर्शों को जो है आगे भी बढ़ाना है। तो एक तरीके से वास्तविक रूप से हम कह सकते हैं सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना ही नीति निर्देशक तत्वों का मकसद होता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, सवाल नंबर अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है आपके। देखिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में बताया गया है, किसमें भारत की विदेश नीति को भी ये एक तरीके से प्रदर्शित करता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और विदेश नीति, याद रखेंगे, विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी किसमें बताई गई है, ये इसके साथ में रखना है। ये किसमें बताई गई है, आर्टिकल नंबर इसमें 51 है, ये आर्टिकल नंबर 51 है ये, और ये किसमें आएगा, ये भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये वाद्य योग्य होते हैं, मौलिक अधिकार हैं, ये वाद्य योग्य नहीं है। एक्चुअली ये वाद्य योग्य नहीं होते हैं, नॉन जस्टिशिएबल होता है इसका मतलब, नॉन जस्टिशिएबल होते हैं। एक्चुअली इन नीति निर्देशक सिद्धांतों का मतलब है ये राज्य का कर्तव्य होता है कि अपने नागरिकों के लिए इतना सब कुछ करें। कर्तव्य है, कर्तव्य मान रहा है या नहीं मान रहा है उसको आप फोर्स नहीं कर सकते हैं, ना ही उसको आप जबरदस्ती अप्लाई करवा सकते हैं, यानी आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब ये वाद योग्य नहीं है, नॉन जस्टिशिएबल है। अगर हम बात करें मौलिक अधिकार क्या है, ये जस्टिशिएबल हैं, वाद योग्य होते हैं। इसका मतलब अगर ये मौलिक अधिकार छीने जाते हैं आपसे तो इनके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं सीधे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं होता है। देखिए, एक जो डीपीएसपी से राज्य के कर्तव्य होते हैं, ये एक राज्य के क्या क्या कर्तव्य हो सकते हैं अपने नागरिकों के लिए। एक तो वेलफेयर स्टेट यानी सभी का कल्याण करने वाला एक राज्य वो बने, स्थापित करे, सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करे लोगों के वो, और एक धार्मिक राज्य की स्थापना करे। गलत है, वो एक किसी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, यानी उसको एक पर्टिकुलर धर्म की जो है स्थापना इसमें नहीं करेगा, ये इसमें शामिल नहीं है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करेगा, यानी सभी धर्मों को इक्वल ट्रीट करेगा, ये ऐसा सही है। नेक्स्ट वन देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, सवाल नंबर 28 कुछ इस तरह से रहेगा, भारत के निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत, यहां पर होगा भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। सवाल अच्छा है, मौलिक अधिकारों में तो नहीं की गई है, मौलिक कर्तव्यों में नहीं की गई है, चुनाव आयोग अधिनियम में नहीं की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सिद्धांतों में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 40, जो कहता है पंचायतों का गठन से संबंधित है। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ विलेज पंचायत किसमें है, ये आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 40 आता है किसमें, आपके डीपीएसपीज में। नेक्स्ट सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान है। यह आर्टिकल 43 का ए में कहा गया है। इसके अनुसार राज्य किसी उद्योग में लगे हुए जो उपक्रम होते हैं उनके संगठन के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा, ऐसा बताया हुआ है। इसका आंसर बी। सवाल नंबर अगला होगा, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है। प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता, ये तो फंडामेंटल राइट्स हैं, सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स। लेकिन समान नागरिक संहिता, ये आर्टिकल नंबर आप याद रखेंगे इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 44 के तहत समान नागरिक संहिता को बताया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यह समान नागरिक संहिता। सवाल अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जा सकता है। यह स्टेटमेंट केटी शाह के द्वारा कहा गया था, इंपॉर्टेंट है, आता है परीक्षा में। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, जिसमें जो कि भाग 4 में है, ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद रखने हैं जो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। इसमें आर्टिकल 40 है, इसमें ग्राम पंचायतों का गठन यानी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ विलेज पंचायत को रखा गया है। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को रखा गया है। आर्टिकल 48 मार्क कर लीजिएगा इसको, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के बारे में बात की गई है इसमें भी। और आर्टिकल 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रावधान इसमें किए गए हैं।
तो ये थे डीएसपीज पर बेस्ड इंपॉर्टेंट प्रश्न और आपके दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब पार्ट 5 से शुरू करेंगे या डायरेक्टली हम पार्ट आ जाएंगे अब पंचायत पर और नगर पालिकाओं पर, ग्राम पंचायतों पर, नगर पालिकाओं पर। चलिए इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चंस पसंद आए तो लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।